दीदी से हमारा प्रश्न है कि आप जो है वो अभी वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें आप एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और आप किसान आंदोलन की जो समिति जो है उसमें आप सदस्य भी हैं। तो इस समिति के सदस्य होने के नाते आप किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मंदसौर में हत्याकांड हुआ मध्य प्रदेश के और 6 किसान मारे गए जो मांग रहे थे एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लहसुन जैसे उनके प्राकृतिक उपज को, लेकिन वो हत्याकांड तो बिल्कुल ही सोची समझी साजिश थी। भले आयोग की रिपोर्ट खोखली आई, लेकिन वो उसके बाद तत्काल हमारे जैसे कई सारे कृषक संगठन वहाँ पहुँच गए और हम सब लोगों ने मिलकर, जिसमें वीएम सिंह भी थे, योगेंद्र यादव थे, हनन मौला थे, हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अभी अखिल भारतीय किसान संघर्षों का समन्वय बनना बहुत ज़रूरी है। और वो बनता गया जैसे वैसे हमने संसद मार्ग 2 बार लाखों से घेरा और जो 2 विधेयक हमने पेश किए वो कई में किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, किसानों की बर्बरता पूर्वक जो हालात है वो रोकने के लिए और स्थान सम्मान दिलाने के लिए ज़रूरी मुद्दे थे हमारे दृष्टि से। वो 2 विधेयक में से एक था संपूर्ण कर्ज मुक्ति का और दूसरा था उपज का सही दाम, स्वामीनाथन आयोग के आधार पर, और हर उपज का। और हमारा कहना यही था कि किसान की परिभाषा में खेत मजदूर, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, पशुपालक, मछुआरे, ये सभी शामिल होने चाहिए। मतलब जो प्रकृति के साथ जुड़ाव रखकर उसी की आजीविका के आधार पर जीने वाले हैं और जो प्राकृतिक उपज से देश को अन्न सुरक्षा देते हैं या देश की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जैसे दूध से हो या वनोपज से हो या मछली से हो, उन सब को किसान की परिभाषा में हमने सम्मिलित किया। ये एक बहुत बड़ी हासिली थी। और किसानों के ये 2 मांगों को तो संसद सत्र की मांग थी हमारी विशेष, लेकिन न देखते हुए न मानते हुए मोदी जी ने लॉकडाउन में ये 3 कानून थोपे। अब ये तीनों कानून ऐसे हैं कि जो मुनाफाखोरी के पक्ष में है और जमाखोरी के पक्ष में है। और रानी अंबानी ही नहीं, ऐसे कई सारी देशी और विदेशी कंपनियों को अब कृषि क्षेत्र में घुसपैठ करने का मौका और पूर्ण रूप से प्रोत्साहन और प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये कानून दे रहे हैं। इसीलिए उनकी निजी मंडियों को मंजूरी दे रहे हैं। निजी मंडियों में एमएसपी देनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। निजी मंडियां जब बनेगी तब सरकारी मंडियां जो है, आज की सरकारी वेयर हाउसेस भी जो है, सब खत्म होते जाएंगे। और आज ही मध्य प्रदेश के करीबन 50 मंडियां भंगारी होती गई है। मंडी के अंदर के कर्मचारियों को भी आंदोलन करना पड़ा। सब जानते हैं कि उनकी रोजी रोटी भी चली जाने वाली है। पर सबसे गंभीर बात यह है कि ये निजी मंडियों में जो आएंगे बड़े व्यापारी या बड़ी कंपनियां, वो तो किसानों को फंसा के ही रहेगी, क्योंकि वो गठबंधन करेंगे और एमएसपी मानेंगे ही नहीं और एमएसपी से भी कानून दाम गिराएंगे। और ये बात बिहार का अनुभव जो है, 2006 में मंडी बंद की, तब से पलायन और बढ़ा। आज हमारे कोसी क्षेत्र में हमारा संगठन है, समन्वय का हिस्सा है जो, लेकिन कोसी क्षेत्र में राहत का काम हमने किया था जब बाढ़ आई थी। हर जगह जब प्राकृतिक आपदा आई, सुनामी हो, कच्चे का भूकंप हो, या ये हमारे आंदोलन के साथी हम लोग गए ही थे, तो वहाँ 15 दिन काम करते समय जो स्थिति हमने देखी थी, आज कोसी के पूरे क्षेत्र की स्थिति उतनी ही बर्बर है, उतनी ही दर्दनाक है, क्योंकि उनको उनके छोटे से खेत के फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ही चित्र पूरे देश में होने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे खेती के मालिक एक दूसरे को दिया करते थे, छोटे मोटे, किसी विधवा माँ को अपने जमाई को देना पड़ता था उस प्रकार से। लेकिन ये जो कानून है वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और प्रोत्साहन दे रहा है, उसके लिए कानूनी ढांचा बना कर दे रहा है, जो ढांचा ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अपने ही नियम लगाएंगे, कोई बाकी शर्तें नहीं होगी। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर विवाद खड़ा हुआ, जैसे कि गुजरात के ही आलू उत्पादकों का पेप्सिको कंपनी से बहुत बड़ा विवाद पिछले साल खड़ा हुआ था, 2 साल पहले, और उनको कोर्ट में और मैदान में लड़कर अपनी फसल
खरीदने के लिए मजबूर करना पड़ा, नहीं तो वो खरीदना नामंजूर कर रही थी। ऐसा ही होशंगाबाद में, महाराष्ट्र के सातारा ज़िले में बहुत से किसानों को अनुभव आए हैं। पंजाब में भी पहले ही पेप्सी ने फंसाया था आलू उत्पादकों को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति होने वाली है, उससे खेती चली जाएगी। उस कानून की आप धारा 9 देखिए, कुछ धाराएं ऐसी है कि ज़मीनें गिरवी रखने की भी उसमें प्रावधान है। और ये कहते हैं, जब चर्चाएं चली हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नुमाइंदों के साथ, तब ये कहते रहे कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वॉलंटरी रहेगा, आपकी स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन जीएम फूड भी स्वेच्छा से ही आया था, जीएम की फसलें भी स्वेच्छा से आई थी, अजैविक। लेकिन इनका प्रचार प्रसार, इनका प्रमोशन, सब कुछ सरकार उसके पक्ष में डालती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आगे बढ़ा सकती है। और कोर्ट में जाने की मंजूरी नहीं अगर विवाद आया तो। अब ये 10 बार चर्चा होने के बाद ये कह रहे हैं कि ठीक है, सिविल कोर्ट तक जाने की मंजूरी देंगे। लेकिन सिविल क्या, सुप्रीम कोर्ट भी अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजी निवेशकों के खिलाफ और किसानों के पक्ष में संभव ही नहीं कि फैसला देंगे। इसीलिए ये कानून तो पूरी ज़मीन छीनने वाला कानून होने वाला है, ये हमारे मन में स्पष्टता है। और तीसरा जो कानून है अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का, वो भी बहुत ही खतरनाक है। इनकी तो 2016 से नीति आयोग के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, जो वक्तव्य दिया गया, जो रिपोर्ट आए, उसके अनुसार पहले ही बनी है कि राशन व्यवस्था ख़त्म करनी है। और ये जो अत्यावश्यक वस्तुओं में खाद्यान्न की सूची भी थी, उसको निकाल देना एक अघोरी कार्य है। जबकि आज जिसको रेशन कार्ड नहीं है, ऐसा गरीब तो भीख मांगने सिवाय दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। और जो आज मैं वेयर हाउसिंग में गेहूं भरने वाले मज़दूरों से बात कर रही थी, उनको भी बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखा है। और देश में अमीरी रेखा तो है ही नहीं जिसकी ज़रूरत है। तो अमीरी रेखा नहीं होते हुए जिन मुट्ठी भरों को हम लोग अब्जाधीश, करोड़पति या लक्षाधीश कहेंगे, उन सब के सामने ये मज़दूर आज जो भुगत रहे हैं वो गैर बराबरी का नतीजा है। और ऐसी स्थिति में इनको जो समर्थन मिलना चाहिए सरकार से, जो न्यूनतम ज़रूरत पूर्ति मिलनी चाहिए, वो राशन व्यवस्था एक हिस्सा है जिस योजनाओं का, उनसे मिलती रही है। अब वो ही ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडाउन्स, अब तो जमाखोरी की छूट दी है खाद्यान्न के, तो गोडाउन्स भरेंगे। अडानी के क्या, अभी अडानी ने वॉलमार्ट से करार कर दिया, कल की खबर है। तो विदेशी कंपनियां भी इनके थ्रू आएगी, कृषि क्षेत्र में ये घुसपैठ होगी। तो ये राशन के बदले, क्योंकि राशन तो उनके गोडाउन में होगा, अनाज उनके गोडाउन में होगा, वो राशन व्यवस्था में पीडीएस में नहीं जाएगा, वो विदेश में बिकेंगे। अधिक से अधिक मुनाफा देने वाली नगद फसलें ही लेंगे, खाद्यान्न ही नहीं लेंगे। ये सब होने वाला है। तो एफसीआई के गोडाउन्स खाली ही होने वाले हैं। अभी तो उन्होंने सरकारी गोडाउन्स का टेंडर निकाला है, तो ये सभी कंपनियों के गोडाउन्स रहेंगे, अनाज कंपनियों के हाथ में रहेगा, सस्ते में खरीदा जाएगा, महंगा होते समय बिका जाएगा। और राशन व्यवस्था नहीं होगी तो आज हर रोज़ जो 3000 बालक कुपोषण से गुजरते हैं, वो संख्या और बढ़ेगी। किसानों की ये तीनों कानूनों से आत्महत्याएं जो हर घंटे में 3 होती आई है, वो भी और बढ़ेगी। और खेती और खेतीहर अपनी आजीविका से छूटा जाएगा। तो ये बहुत ही खतरा है। इससे देश के जो 60% से ज़्यादा लोग खेती और खेती संबंधित कार्य में ही अपनी आजीविका पा रहे हैं, वो बेरोजगार भी होंगे। तो पहले ही लॉकडाउन से जो करीबन 13 से 18 करोड़ तक सब आंकड़े लिए जाते हैं, बेरोजगार हुए हैं, कई अर्ध रोजगार हुए हैं, वो आंकड़ा भी और उच्चांक तक पहुंचेगा। और इसीलिए किसी भी हालत में ये तीनों कानून वापस करना, यही महत्व की भूमिका है संयुक्त किसान मोर्चा की। और बिजली बिल का अगर कानून बनता है तो बिजली भी महंगी होगी, खाद और बीज हो ही गए हैं। अभी की खबर है कि जो एक डीएपी, मतलब क्या बोलते हैं आप, खाद में जो उर्वरक, वो उर्वरकों की कीमत इन्होंने कुछ सैकड़ों रुपयों से बढ़ाई है। तो हर प्रकार से
पेट्रोल डीजल की भी कीमत बढ़ाई है, तो किसानों का खर्चा बढ़ रहा है। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी की हमारी मांग आज भी कायम है। वो केवल 23 फसलों को नहीं, हर फसल को, जिसमें फल, सब्जी, दूध भी शामिल हो, चाय पत्ती भी शामिल हो, जो चाय बागान के मज़दूरों की हमारे सामने रखी मांग है, मछली भी शामिल हो, वनोपज भी शामिल हो, क्योंकि आदिवासियों को भी वनोपज के कीमतें कम रखकर लूटा जाता है और उससे जो दवाइयाँ या और कुछ चीज़ें बनती है, वो शहद हो या और कुछ आयुर्वेदिक दवा हो, उसको तो धनिक लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये निश्चित है कि हर प्रकार की प्राकृतिक उपज को श्रम का पूर्ण लागत, पारिवारिक श्रम की भी लागत, जो प्राकृतिक संसाधन लगते हैं उसकी भी कीमत, ये सब पकड़ के लागत के 1.5 गुना केवल जो मांग है वो तो होनी ही चाहिए। पर उसके भी आगे बढ़कर जो आज गैर बराबरी है, कल कारखानों में उत्पादन होने वाली वस्तुएं और प्रकृति और मेहनत की पूंजी से उत्पादन जो होते हैं, उन उत्पादों की कीमत में वो ख़त्म होगी नहीं तो अडानी अंबानी, जिनकी आज की कमाई कितनी है, गौतम अडानी की 384 करोड़ रुपया रोज की कमाई है और मुकेश अंबानी की 1045 करोड़ रुपए है रोज की कमाई। और पहले ही ये खेती क्षेत्र में है। मुकेश अंबानी के 11,000 स्टोर्स है, 7,000 कस्बे में और बड़े शहरों में, और उसमें खेती उपज, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मैं तो खेती उपज खरीदूंगा नहीं डायरेक्टली किसानों से। कैसे नहीं खरीदेंगे, दुकान खोलकर बैठे। ये कह रहे हैं कि हम कोई सरकारी गोडाउन्स बंद नहीं करेंगे, हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, हम मंडियाँ चालू रखेंगे। कैसे होगा जब निजी मंडियाँ और निजी गोडाउन्स खड़े होंगे? तो ये पूरी बकवास है जो प्रचार प्रसार में मोदी जी की सरकार ला रही है, या चर्चा में जो झूठे जवाब दे रही है, सही मुद्दों पर जवाब ही नहीं दे रही है। तो जन आंदोलन के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 2019 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट आया था, उसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि भारत देश का जो पैसा है, 49% जो पैसा है सिर्फ 9 लोगों के पास में, जो भारत देश का जो 49% पैसा जो है वो सिर्फ 1% लोगों के पास में, और भारत देश का जो 51.53% पैसा जो है वो सिर्फ 1% लोगों के पास में है। तो ये जो इतना बड़ा जो इनइक्वलिटी जो चल रहा है, और उसके बाद में भी जो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है, तो उसके संबंध में दीदी क्या कहना चाहेंगे प्राइवेटाइजेशन संबंध? प्राइवेटाइजेशन तो गैर बराबरी बढ़ाने का ही काम है। आपने जैसे कहा 1% लोगों के पास 50 या 60% संपत्ति है, और संपत्ति कर भी कितना है, गण्य है, न्यूनतम है। बढ़ाओ 2% से भी, तो लॉकडाउन ग्रस्तों को भी सहायता दे पाएंगे और हर प्रकार के एमएसपी दे पाओगे। लेकिन एमएसपी के लिए ये कानून ही नहीं बना रहे, उनको इस प्रकार का न्यायपूर्ण बंटवारा मंजूर ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि राजनीति, चुनावी राजनीति आज इन कॉरपोरेटीकरण के साथ जुड़ा रखती है। जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, अभी बंगाल में मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर बंगाल में पहुँचे हैं। तो जिस प्रकार से पैसे का बंटवारा होता है, सभी पार्टियों को मजबूर करता है कुछ ना कुछ खर्चा करने के लिए। एक सरपंच पर 1 करोड़ से कम नहीं। लेकिन ये जो राजनीति है वो धनदान के ऊपर है, मतदान के ऊपर नहीं। और इसीलिए जो मूल्यहीनता आई है, जो विचारहीनता आई है राजनीति में, उसके चलते हुए ये कॉरपोरेट्स को अधिकाधिक बख्शना और उनको जो लाभ मिलेगा वो 2 चुनावों के बीच लिए गए निर्णयों से, नीति से बनाए गए कानूनों से मिलेगा, और फिर चुनाव के समय उसका एक हिस्सा वापस आएगा। यही तो मसला है। और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सूचना के अधिकार का कानून लागू नहीं होने दे रही है मोदी सरकार। पीएम केयर फंड बनता है, वो प्रधानमंत्री का नाम होते हुए भी निजी फंड घोषित होता है। और आज तो सार्वजनिक उद्योग बेच रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति जिसको कहा जाता है, कानूनन भी जो सार्वजनिक ही रहनी चाहिए, ऐसे कोयले जैसे खनिज के खदानों को भी बेच रहे हैं, रेलवे को ख़त्म कर रहे हैं। तो आजीविका तो ख़त्म होने ही वाली है। आरक्षण जो पब्लिक सेक्टर में ही है,
वो भी ख़त्म होगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं। निजीकरण के बहुत सारे असर हैं। निजीकरण से जो कंपनियां एक एक क्षेत्र में घुस रही है, उसने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अभी अभी सत्ता में फिर से आए, खरीदी बिक्री जो भी करके, उसके बाद 9,000 आदिवासी क्षेत्र के स्कूल बंद किए हैं। किस आधार पर? नई शिक्षा नीति में जो कहा गए हैं चीज़ें, वो पूरी आदिवासी और दलितों की शिक्षा के खिलाफ एक नव ब्राह्मणवाद लाने वाली शिक्षा नीति है। इन्होंने कहा है कि 3,000 से कम विद्यार्थी जिसमें होंगे वो स्कूल नहीं चलने देंगे। अब पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र जिसमें फलिए फलिए में विद्यार्थी बिखरे हुए हैं और कई जगह पहली पीढ़ी सीख रही है। हमारी जीवनशालाओं से जो 6,000 बच्चे आज तक निकले हैं, वो पहली पीढ़ी रही है शिक्षा की। वो अगर नहीं पढ़ते तो आज उतने बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। आज वो हमारी मछली सोसाइटी देखते हैं, कोई उसमें शिक्षक बन गए, कोई उसमें से सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, कोई फॉरेस्ट गार्ड बने, कोई पोस्ट पुलिस बने। लेकिन ये सब कार्य करने के लिए हम लोगों को 3,000 विद्यार्थी होने चाहिए, ये शर्त रखना संभव था। 100 या 150 तक विद्यार्थी विद्यार्थिनी जिसमें निवासी जीवनशाला में रहकर सीखेंगे, ऐसी ही जीवनशालाएँ सफल हुई। नहीं तो सरकारी स्कूलें सब कागज़ पर चलती रही है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आज कोरोना ग्रस्तों को जगह नहीं है। जिनके पास पैसा है वो तो ले रहे हैं अपोलो में अपनी ट्रीटमेंट, बाकी लोग तो रास्ते पर पड़े हैं। सूरत में और अहमदाबाद में क्या हालात है, अंत्य संस्कार के लिए क्यों लगाना पड़ रहा है। ये सब चित्र स्पष्ट होता है इस बात से कि सरकार आज खुद की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती है। वो खुद निजी कंपनियां पूंजी निवेशकों के कंधे पर थोप रही है और आज देश के पूंजी निवेशक विश्व के पूंजी निवेशकों के साथ जुड़े हुए हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो अलग अलग एशिया डेवलपमेंट बैंक है, AIIB इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ये इनके साथ 9 अनुबंध लॉकडाउन में किए मोदी जी ने और 40,000 करोड़ रुपए का फंड लिया कोरोना ग्रस्तों को राहत देने के नाम पर। कहाँ मिली है राहत? आज जो बेरोजगार हो गए हैं, वो भटक रहे हैं, गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं एक आध चीज़ बेचने के लिए। जब सिग्नल पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, एयर कंडीशनड में बैठे हुए लोग कांच भी नहीं खोलते हैं। आज ये इतनी दर्दनाक स्थिति जो पलायन बढ़ा रही है, कम नहीं कर रहे हैं, इसके चलते हुए और एक भयंकर धक्का जो जनतंत्र को और संविधान को दिया है, वो है श्रम कानूनों की वापसी का। ये 3 कानून कृषि विरोधी है, कृषक विरोधी है, वो वापस नहीं कर रहे, लेकिन 29 कानून 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों में से इन्होंने वापस कर दिए। न संसद में बहस होने दी, सांसदों को भी बाहर आकर धरना धरना पड़ा हमारे जैसा। और 4 जो कोड्स लाए हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। जो संहिता है, नीति भी नहीं, कानून भी नहीं है। कोर्ट में जब हम खड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में सेंचुरी के केस में लड़ती आई, कैसे खड़े रहेंगे कल जाकर। एक मराल टेक्सटाइल कंपनी में अगर अंदर मारपीट चल रही है, जो उनके मैनेजर्स से दबाव प्रभाव में चलता है, तो उसके खिलाफ खड़े रहने के लिए वो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मामला है तो हमको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट तो चाहिए, लेकिन संहिता में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के बहुत सारे अधिकार छीने गए हैं, महिला श्रमिकों के अधिकार छीने गए हैं और यूनियनाइजेशन का, श्रमिकों का संगठन बनाने का अधिकार भी छीना है। तो आज जो जन आंदोलनों को या तो जेल बंदी या तो कार्यबंदी इस दिशा में ढकेला जा रहा है, वो क्रैकडाउन ही है। और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जो चाइनीज़ कहावत है कि आपदा एक मौका होता है, उसी प्रकार से मोदी जी की सरकार अपने साथ जुड़ी हुई अन्य सरकारों को, वो चाहे बिहार की हो या चाहे कर्नाटक की हो, साथ में लेकर चल रही है। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद नतीजों के आधार पर इनकी गुर्मी, इनकी निजीकरण की तरफ उर्मी और पूरा देश हस्तांतरित करने की, देश बेचने की जो चाल और साजिश है, वो कौन सा रंग लाएगी, ये देखना होगा।
क्योंकि इससे वंचना भी भुगत रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण भी बढ़ रहा है और हिंसा भी बढ़ रही है। और हिंसा जाति और मजहब के नाम पर करने वाले ये, क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्था दुरवस्था की तरफ ढकेल रहे हैं, इसीलिए ये अस्मिता के सवाल खड़े करते हैं, अस्मिता के नाम पर लोगों को भूल में डालते हैं, चुनावी धूल के समय और ही भूल देते हैं, और अस्तित्व के सवाल जो है, जो आदिवासियों के हैं, दलितों के हैं, श्रमिकों के हैं, महिलाओं के हैं, उनको पूर्ण रूप से नकारते, धिक्कारते या नज़रअंदाज करते हैं।